Hello, Jai Hind and welcome to my channel General Gyan. This is Hemant Puri. So, see, we are covering one-liners from the book of one-liner, The Gist of NCERT. And see, this book is based on the NCERT books of class 6 to 12. And this book is written by Mahesh Kumar Barnwal sir. And believe me, this book is trending in the market and students are preferring this book. तो देखो, इस बुक के बहुत सारे हम लोग चैप्टर्स को ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करके प्रीवियस चैप्टर्स को आप देख सकते हो। इस वीडियो में पॉलिटी से हम लोग यूनियन एंड टेरिटोरी को कवर करेंगे। तो देखो, ये रहा यूनियन एंड टेरिटोरी एंड सी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को भी हम लोग समझेंगे और सिटीजनशिप के भी क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों छोटा चैप्टर है तो आई थिंक जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, इंडियन टेरिटोरी। ठीक है, इंडियन टेरिटोरी आर्टिकल 1 में इसका मेंशन है। इसमें क्या क्या आते हैं, तो देखो सारे स्टेट्स के टेरिटोरी आते हैं, ऑल स्टेट्स टेरिटोरीज, यूनियन टेरिटोरीज एंड टेरिटोरीज दैट विल बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। ठीक है, मान लो कि कल हो के इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है, ठीक है, और पाकिस्तान को जीत जाता है, तो वो भी क्या होगा, इंडियन टेरिटोरी ही कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन टेरिटोरीज को, तो सबसे पहले हम लोग को क्या समझना होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, अप्रॉक्स 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, उन सबको क्या करा गया, इंडियन टेरिटोरी में कन्वर्ट किया गया या फिर मिलाया गया। तो यहाँ देख सकते हो 1947 से लेके 1949 के बीच में 549 + 3, ठीक है, टेरिटोरीज को मिला के क्या बना, इंडियन टेरिटोरी कहलाया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सारे को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऑपरेशन पोलो देख लो। ऑपरेशन पोलो याद रखना, इसके तहत हैदराबाद को मिलाया गया था इंडियन टेरिटोरी से। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिलाया गया था। ठीक है, और रिफरेंडम साइन करके जूनागढ़ को मिलाया गया था। ठीक है, और देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आपको याद होगा महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिससे जम्मू एंड कश्मीर हमारा हिस्सा बना था। ठीक है, उसके बाद देखो, इस इंडियन टेरिटोरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए इस पे बनी थी रीऑर्गेनाइजेशन कमिटीज। ठीक है, तो देखो, कमिटीज फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये 1948 से लेकर 1955 तक आपको बनते दिखेगी, और इसमें मेनली 3 कमिटीज बनाई गई थी। ठीक है, एक धार कमीशन था जो जून 1948 में सेटअप करा गया था। कब सेटअप करा गया था, जून 1948 में। ठीक है, ये याद रखना। इसके धार जो थे, इसके धार थे, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के मतलब कह सकते हो हेड करते हुए क्या बना था, ये कमीशन बना था, धार कमीशन, इसलिए इसको नाम दिया गया धार कमीशन। ठीक है, और फिर बना था JVP कमेटी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतामरैया थे, 3 लोग थे। इन तीनों को मिला के ये कमेटी बनी थी। ये कब बनी थी, दिसंबर 1948 में। डेट याद रखना, जून 1948 में बना था धार कमीशन, और JVP कमेटी बनी थी दिसंबर 1948 में। और इन दोनों को रिव्यू करने के लिए फैज अली कमीशन बनाया गया था दिसंबर 1953 में। ठीक है, तो देखो, इसमें इसका सबसे बॉर्डर चीज़ आपको याद रखना है कि धार कमीशन क्या कहा था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो होगा ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस के आधार पे होगा। क्योंकि उस समय बहुत सारे स्टेट्स डिमांड कर रहे थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना दिया जाए। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जैसे कि क्या, आप समझ लो कि आंध्र प्रदेश के लोग जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, अब वो चाहते थे कि, अब जैसे समझो कि महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, ठीक है, तो वो कहेंगे क्या कि मराठी बेसिस पे हमको ऑर्गेनाइज कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो धार कमीशन ने रिकमेंड करा था क्या कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो स्टेट्स होगा वो किस पे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस के आधार पर होगा, कि मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव की सुविधा के आधार पर इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए। JVP कमेटी ने क्या किया, ये भी लैंग्वेज को स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के तौर पे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, बोला कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया। फिर फैजल अली कमीशन बनाई गई थी। फैजल अली कमीशन बनाई गई थी 1953 में। ठीक है, देख सकते हो यहाँ से 5 साल बाद। तो इन्होंने लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स तो एक्सेप्ट किया, लेकिन ये क्या बोल दिया कि एक ये मतलब पॉइंट हो सकता है, मतलब आप किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसमें 4 सब्जेक्ट्स को आप टॉपिक पे रख रहे हो, मतलब 4 सब्जेक्ट्स के आधार पर रीऑर्गेनाइज कर रहे हो। उसमें एक हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस, ठीक है, दूसरा कुछ और हो सकता है। उसमें से एक इन्होंने एक्सेप्ट करा कि ठीक है, लैंग्वेज के भी आधार पर आप क्या कर सकते हो, आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों कमिटीज आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें देखो 14 स्टेट्स बने थे इस समय, 6 यूनियन टेरिटोरीज बनी थी, जो कि नवंबर 1, 1956 को मतलब कह सकते हो कि क्रिएट करी गई थी। ठीक है,
अगर अभी देखें 2020-21 के हिसाब से देखो तो 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स 1947 टू 1949 तक किस तरह हुआ, कि इसमें प्रिंसली स्टेट्स को कैसे जोड़ा गया। तो देखो इसमें तीन आपको दिखेगा, ठीक है, तीन प्रिंसली स्टेट्स जुड़ते दिखेंगे, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से मतलब क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा गया था। जूनागढ़ को रेफरेंडम के आधार पर जोड़ा गया था और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के आधार पर जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद कमेटी बनी थी, 3 कमेटी, तीनों में बता दिया, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इसके तहत 14 स्टेट्स को जोड़ा गया था एंड 6 यूनियन टेरिटोरीज को, ठीक है। एंड अभी के हिसाब से कितने हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल्स जो भी रिलेटेड है ना यूनियन टेरिटोरीज से, आर्टिकल्स जो भी हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आर्टिकल दिखता है 1, आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या बात करता है, नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 क्या बात करता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, क्या, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 क्या बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्साइटिंग स्टेट्स, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग जो भी स्टेट्स हैं उनका एरिया को अल्टर करना है, ठीक है, मतलब चेंज करना है, उनके बाउंड्री को चेंज करना है या फिर उसके नेम को चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके कुछ भी रख दें, ठीक है, तो ये क्या, कहाँ इसका मेंशन दिया हुआ है, आर्टिकल 3 में, ठीक है। और देखो आर्टिकल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, ये 2 और 3 से रिलेटेड कोई भी वो लॉ मेड होगा टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। मतलब देखो आर्टिकल 4 जो बोल रहा है ना, एक्चुअली इन तीनों के बारे में बोल रहा है, तीनों के बारे में नहीं, मेनली आर्टिकल 2 एंड 3 के बारे में, एंड शेड्यूल की बात करोगे तो फोर्थ शेड्यूल एंड फर्स्ट शेड्यूल के बारे में, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो आर्टिकल 2 में पावर गिवन है और आर्टिकल 3 में पावर गिवन है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू द इन द यूनियन, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 से क्या कर सकती है, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट्स कर सकती है। एंड आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट या फिर रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटोरीज कर सकती है। देखो ये दोनों आर्टिकल किसको पावर देती है, पार्लियामेंट को पावर देती है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया करेंटली, कितने स्टेट्स एंड यूटीज हैं। तो अभी मैं बताया था 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, ठीक है। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर यूनियन टेरिटोरीज इन लोकसभा आर, ठीक है। लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितने रिजर्व हैं यूनियन टेरिटोरीज के लिए, तो कितने रिजर्व हैं, तो 20 हैं, कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, व्हेन जम्मू एंड कश्मीर गॉट बाइफर्केटेड इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटोरीज, ठीक है। आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटोरीज में कब टूटा था ये, तो 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को टूटा था, ठीक है। देखो फजल अली कमीशन रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, फजल अली कमीशन के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, तो ये 1953 में हुआ था। आप ये भी याद रखना कि फजल अली कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब सबमिट करा था, तो 1953 में, कब करा था, 1953 में, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। अच्छा क्वेश्चन नहीं, देखो एक चीज़ समझो यहाँ, देखो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 और देखो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 को ही कहते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज पास टू गिव इफेक्ट टू फजल अली कमीशन रिकमेंडेशंस, ठीक है। फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशंस को इफेक्ट देने के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 पास किया गया था, या फिर कह सकते हो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया था विथ सम मॉडिफिकेशंस। फजल अली कमीशन में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ पास करा गया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पहला स्टेट कौन था जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्मेशन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश को किया गया था, ठीक है। इसकी एक लंबी सी स्टोरी है, अगर ये हिस्ट्री होता तो मैं उसको डील करता, लेकिन बस आप इतना भी समझ लो, ठीक है। देखो हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज वेयर फॉर्म्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑन 1 नवंबर 1956, कितने स्टेट्स एंड यूटीज का फॉर्मेशन हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा, कितना हुआ था, तो मैं शुरू में बताया था 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज का, ठीक है, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटोरीज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर सिक्किम वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ स्टेट, सिक्किम को स्टेट के रूप में कब इनकॉर्पोरेट करा गया था, तो ये करा गया था कब, 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। आपको याद रखना है कि 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको देखो हिंदी में कहते हैं
संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को इंडिया में स्टेट के रूप में क्या करा गया था, इंक्लूड करा गया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 239A and 239AA डील विथ स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू यूनियन टेरिटोरीज, ठीक है। देखो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच आर्टिकल डील्स विद द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू यूनियन टेरिटोरी, तो ये है 239A एंड 239AA, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में इतना ही था इस बुक में गिवन। तो अब हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो कि सिटीजनशिप है। क्या है? सिटीजनशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर मैं कहूँ कि सिटीजनशिप एक्विजिशन अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 में किस किस आधार पे सिटीजनशिप को लिया जा सकता है, मतलब क्या कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत किस किस आधार पे सिटीजनशिप को लिया जा सकता है। तो देखो इसमें पहला चीज आता है बाई बर्थ। क्या आता है? बाई बर्थ और बाई डिसेंट, ठीक है। फिर बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरीज, या फिर बाई नेचुरलाइजेशन, या बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इन 5 तरीकों से आप सिटीजनशिप इंडिया के ले सकते हैं। तो बाई बर्थ, ठीक है, जन्म लेते हैं तो ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो हम लोग उतना डीप में अभी नहीं जाएंगे चूंकि ये वन लाइनर है, फिर वो बहुत ही डिटेल हो जाएगा। तो बस आप इतना याद रखो कि 5 तरीकों से हम लोग सिटीजनशिप का एक्विजिशन कर सकते हैं। बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरीज, बाई नेचुरलाइजेशन एंड बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफर्स विच काइंड ऑफ सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह के सिटीजनशिप को ऑफर करता है? तो सिंगल सिटीजनशिप को करता है। कैसे को? सिंगल सिटीजनशिप को, ठीक है। अमेरिका की तरह डुअल सिटीजनशिप का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड इफ ही सी रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब छीना जा सकता है कितने दिनों के बाद। अगर वो इंडिया से बाहर रहता है तो मतलब कितने दिनों तक अगर वो इंडिया से बाहर रहता है, तो कितना था? मोर देन 7 ईयर्स, ठीक है। 7 साल से ज़्यादा अगर इंडिया से बाहर वो रहता है, ठीक है, तो उसका क्या, लेकिन इसके साथ भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन आप इतना जानो कि 7 साल से ज़्यादा अगर वो बाहर रहता है इंडिया से तो उसके सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसको हम लोग कहते हैं एनआरआई, ठीक है। आप एनआरआई के बारे में जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन डे ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, डे इन ऑब्जर्व्ड, मतलब ये जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है कब मनाया जाता है? तो अब देखो 2015 तक ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता था, ठीक है। लेकिन 2015 से हर 2 साल में मनाया जाने लगा, ठीक है। मतलब एवरी 2 ईयर्स 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हर 2 साल में एक बार, ठीक है। आपको याद रखना है, हर 2 साल में एक बार 9 जनवरी को एनआरआई डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अब देखो एल.एम. सिंघवी कमेटी, याद रखना है आपको, एल.एम. सिंघवी कमेटी इज रिलेटेड टू, एल.एम. सिंघवी कमेटी किससे रिलेटेड है? तो ड्यूअल सिटीजनशिप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ड्यूअल सिटीजनशिप से। देखो कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब देखो पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, PIO जिसको कहते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन कैन नॉट परचेज, PIO जो होते हैं वो क्या नहीं परचेज कर सकते हैं इंडिया में? तो एग्रीकल्चर लैंड को नहीं परचेज कर सकते हैं वो, ठीक है। आपको ये याद रखना है। फिर देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? किस प्रिंसिपल्स पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है? तो ये जस्ट सोली, देखो ये याद रखना आप, जस्ट सोली, ठीक है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, जस्ट सोली, ठीक है, ये याद रखना आप। जस्ट सोली का मतलब ही होता है प्लेस ऑफ बर्थ। देखो ये जस्ट सोली के साथ ही एक और चीज़ होता है, क्या होता है? ये जस्ट सिंग्विस होता है, ठीक है, सैंग्विन्स होता है, ठीक है। क्या होता है? विंस होता है, ठीक है, सैंग्विन्स होता है। इसका मतलब होता है ना कि ब्लड रिलेशन के आधार पे, ठीक है, कि ठीक है आपके दादाजी का जन्म हुआ था तो फिर ठीक है उनसे रिलेटेड हैं आप, तो आपको भी हम दे देते हैं सिटीजनशिप। तो ये भी है। लेकिन देखो अगर ऑप्शन में आपको रहे जस्ट सोली एंड जस्ट सिंग्विन्स, ठीक है, तो दोनों पे, बोथ पे टिक करना है, क्योंकि इंडियन दोनों पे देता है, ठीक है, बाई बर्थ एंड मतलब जस्ट सोली एंड जस्ट सिंग्विन्स पे भी। तो आप अभी ये जस्ट सोली कंसिडर करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? Assam Accord of 1985 is associated with, Assam Accord of 1985 is associated with, किससे एसोसिएटेड है? तो आसाम अकॉर्ड सिटीजनशिप से एसोसिएटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC, बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था कुछ साल पहले। NRC was first prepared in which year? पहली बार ये किस साल में प्रिपेयर हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है?
द डाटाबेस अंडर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय विच अथॉरिटी। ठीक है, आपको बताना है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो डेटाबेस होता है वो किस अथॉरिटी के द्वारा क्या मेंटेन किया जाता है। तो किसके द्वारा, देखो इसमें 3 आ जाते हैं, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तीनों के द्वारा, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट वेयर अपडेशन ऑफ एनआरसी वॉज डन। पहला इंडियन स्टेट कौन था जहां एनआरसी का अपडेशन कंप्लीट हुआ, तो ये आसाम ही था। कौन था, आसाम था। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिटीजनशिप के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। देखो 4 तक मैं जो बताया था वो किस लिए था, यूनियन टेरिटोरीज से वो रिलेटेड था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड। देखो 5वां नंबर जो आर्टिकल है ये देखो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। इसमें क्या कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय के सिटीजनशिप का ये चर्चा करता है। आर्टिकल 6 जो है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गए हैं। ठीक है, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। 7th क्या कहता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान। देखो याद रखना आर्टिकल 6 एंड 7 पाकिस्तान से रिलेटेड है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि विच 2 आर्टिकल्स आर रिलेटेड इन कंसर्न विद सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के मतलब पीपल ऑफ पाकिस्तान ये सिटीजनशिप से कमेंसमेंट, मतलब देखो सेंटेंस किसी तरह आ सकता है, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि पाकिस्तान से दोनों आर्टिकल रिलेटेड है 6 एंड 7। 8 नंबर क्या कहता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, देखो ये पीआईओ जो बताया था मैं अभी थोड़ी देर पहले, पीआईओ क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो उनका भी कुछ राइट होता है। तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन, कुछ पर्सन के जो कि ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, 9 क्या है, पर्सन्स वॉलेंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। जो पर्सन वॉलेंटरी एक्वायर कर लेते हैं दूसरे कंट्री, फॉरेन स्टेट का मतलब दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप, वो इंडिया के सिटीजन बच नहीं जाते हैं। मतलब क्या कि आप सिर्फ और सिर्फ या तो इंडिया के ही सिटीजन रह सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी दूसरे के रहिए। ठीक है, जिससे अभी फेमस नेम मैं बताता हूँ अक्षय कुमार का। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो जाके पता करना कि अक्षय कुमार का सिटीजनशिप क्या है। वो एक कैनेडियन है। ठीक है, क्या है, कैनेडियन है, क्योंकि ये कनाडा का सिटीजन ले रखे हैं। ठीक है, इंडिया में रहते हैं ये, ठीक है, एंड वो बहुत ही नेशनलिस्टिक पर्सन भी हैं, तो इट्स ओके। बट क्या है, ये इनके पास अभी उनका सिटीजनशिप देखोगे तो कनाडा के हैं। ठीक है, तो देखो ये 9th नंबर जो आर्टिकल है ये रिलेटेड है किससे, तो वॉलेंटरी जो एक्वायर कर लेते हैं दूसरे देश के सिटीजनशिप को। ठीक है, चलो 10th नंबर आर्टिकल क्या कहता है, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप का जो राइट्स होता है उसका कंटिन्यूएंस से रिलेटेड है। 11th क्या कहता है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, देखो पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा क्या, राइट ऑफ सिटीजनशिप लॉ बना के। अब देखो ड्यूअल सिटीजनशिप लॉ इन इंडिया, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक चर्चा का विषय रहता है कि अमेरिका भी क्या है, एक फेडरेशन है, इंडिया में भी कुछ फेडरेशन के तौर तरीके फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट क्यों नहीं है। तो देखो इन 2004 बाई एन अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट द फैसिलिटी ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCI, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वॉज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वॉज मेड अवेलेबल टू PIO। देखो PIO क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। ठीक है, इन 16 स्पेशलाइज्ड कंट्रीज। ठीक है, 16 स्पेशलाइज्ड कंट्रीज। ये कब हुआ था, 2004 में हुआ था। लेटर इट वाज एक्सटेंडेड टू PIOs ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, ये जो 16 स्पेशलाइज्ड कंट्री थे वो किसी भी कंट्री से कर दिया गया था, और एक्सेप्शन में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को डाल दिया गया है। मतलब पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के सिटीजन्स को ड्यूअल सिटीजन से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। डेट अलाउज ड्यूअल सिटीजनशिप बाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, A usual resident registered under NPR National Population Register is someone who is residing in a local area for what duration। ठीक है, आपको बताना है कि a usual resident registered under NPR is someone who is residing in a local area for what duration। कितने ड्यूरेशन के लिए, तो 6 या 6 मंथ से ज़्यादा। ठीक है, 6 या 6 से ज़्यादा, 6 और मोर मंथ्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, What is the major requirement for someone applying for citizenship under recent CAA 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसके लिए अगर किसी को अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मेजर रिक्वायरमेंट इसका क्या है, तो क्या है इसका मेजर रिक्वायरमेंट, तो ही मे बिलोंग टू अ रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, मेजर रिक्वायरमेंट है। चलो नेक्स्ट क्या है, विच माइनॉरिटीज आर इंक्लूडेड फॉर सिटीजनशिप अंडर CAA 2019। किस किस माइनॉरिटीज को शामिल किया गया है, तो किसको किसको शामिल किया गया है, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस को। ठीक है,
अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये आप समझ जाते हो तो आप बहुत चीज समझ जाओगे, ठीक है। देखो NRI, ठीक है, नॉन रिसाइडिंग इंडियन जो होता है, देखो दीज आर सिंपली इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड, ठीक है, ये इंडियंस ही होते हैं जो कि दूसरे देश में रहते हैं। होल्ड इंडियन पासपोर्ट, NRI जो होते हैं वो इंडियन पासपोर्ट को कैरी करते हैं, होल्ड करते हैं, और इनके पास सारे राइट्स होते हैं इंडियन सिटीजन्स के, ठीक है। NRI के पास सारे राइट्स होते हैं इंडियन सिटीजन्स के। ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ NRI, PIO एंड OCI में क्या होता है, ठीक है। देखो ये पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन स्कीम वॉज लॉन्च इन 1999, ठीक है, 1999। PIO कार्ड इज गिवन टू एनी पर्सन हु कैन प्रूव देयर इंडिया ओरिजिन डिसेंट, इंडियन ओरिजिन या डिसेंट प्रूफ कर सकते हैं अप टू 3 जनरेशंस, जनरली वैलिड फॉर 15 ईयर्स। ये PIO जिनको दिया जाता है ये 15 साल तक क्या रहता है, वैलिड रहता है। लेकिन अब ये कंसेप्ट खत्म हो गया है। OCI क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम, केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग 2006, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। दे आर मोर रिसेंट माइग्रेंट्स हु हैव टेकन सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, ये बहुत रिसेंट होते हैं। अब देखो क्या हुआ कि फाइनली 2015 में, जनवरी 9 2015 में PIO एंड OCI स्कीम को क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो सी यू कैन अंडरस्टैंड दिस PIO एंड OCI concept, how it is not very much running for now. सो सी इतना इस चैप्टर में इतना ही था सिटीजनशिप से। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP को डिस्कस करेंगे। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।